सूर्य केवल एक अकेला है जो सिंह राशि का स्वामी है, तो सूर्य इसके ऊपर प्रभावशाली है। तो जब सूर्य का उदय होता है तो बुध अस्त हो जाता है, शुक्र अस्त हो जाता है, सूर्य के सामने सब शांत हो जाते हैं। हम ये कहते हैं कि जिसके जीवन में गुरु नहीं उसका जीवन शुरू नहीं। तो आपके जीवन में गुरु अवश्य होना चाहिए। यदि आपकी राशि मीन है या आपकी राशि जो है धनु है, तो आपको अपने जीवन में एक गुरु अवश्य बनाना चाहिए और गुरु के मार्गदर्शन में ही आपको अपना जीवन आगे बढ़ाना चाहिए। कि जन्म कुंडली में 12वें भाव में शनि और केतु की युति बनी हुई है, तो वो निश्चित कर ले कि ये उसका अंतिम जन्म है, इसके बाद उसे जन्म नहीं मिलेगा। हम उसको बोलते हैं अंतिम जन्म, मोक्ष जन्म बोलते हैं उसको, ये उसका मोक्ष जन्म है। आज के युग में अगर हम स्टॉक मार्केट में सफलता प्राप्त करना चाह रहे हैं तो आपका पंचम भाव बहुत स्ट्रांग होना चाहिए। पंचम भाव में बुध की स्थिति हो, राहु की स्थिति छठे भाव में हो, दसम भाव में अच्छा ग्रह बैठा हुआ हो पावरफुल, तो आप समझिए कि आप स्टॉक मार्केट में सफलता प्राप्त करेंगे। मैंने लियो वालों को देखा है, सिंह राशि वाले, वो अगर एक छोटे से ऑफिस में भी काम करेंगे ना, लेकिन वो राजा बन के काम करेंगे, सारे लोगों से ज़्यादा तनख्वाह उनकी ही होगी। ये मैंने अपने पर्सनल अनुभव में देखा है। तो ये सच होता है क्या? देखिए, सिंह जो है वो आकृति में हाथी से छोटा है जी, लेकिन जंगल का राजा कहा जाता है। नमस्कार भारत, आप देख रहे हैं स्पीकिंग श्री। मैं हूं आपके साथ हिला गोस्वामी। अपनी जन्म पत्रिका उठा लीजिए, यानी कि जो आपकी कुंडली है उसमें देखिए आपकी जो लग्न कुंडली है उसमें चंद्रमा कहाँ बैठे हुए हैं। वो हो गई आपकी मून साइन यानी कि चंद्र राशि। आज हमने इस पॉडकास्ट में उन 5 राशियों के बारे में बात की है जो कि मटेरियलिस्टिक गेन्स में भी बहुत आगे होती हैं और आध्यात्मिक गेन्स में भी बहुत आगे होती हैं। कैसी होती हैं ये राशियाँ, इनसे प्रभावित जातक कैसा जीवन जीते हैं, क्यों इन्हें खास माना गया है, इनके ग्रह और उनके जो ईश्वर हैं, जो देवता हैं, वो कौन है और कैसे प्रभाव डालते हैं इनके जीवन पर, हमने इस पर बात की है। साथ ही हमने कुछ रेमेडीज़ पर भी बात करी है कि कैसे आप और बेहतर जीवन जी सकते हैं। मेरे साथ जो आज मेहमान जुड़ रहे हैं, यूं तो वो जैन धर्म गुरु हैं, जैन आध्यात्मिक गुरु हैं, लेकिन एस्ट्रोलॉजी को एक नए चश्मे से देखते हैं। उन्होंने जैन एस्ट्रोलॉजी के पर्सपेक्टिव से आज सारी बात की है। कई नई सारी चीज़ें आज मुझे भी ज्योतिष विद्या के बारे में जानने का मौका मिला है। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग है ये पॉडकास्ट। और अगर इन 5 राशियों में आपकी राशि भी है तो कंग्रेचुलेशंस, आप उन लकी जातकों में से हैं जिनको थोड़ा सा एक्स्ट्रा भाग्य का साथ मिलता है। हालांकि मेरा मानना है कि सभी 12 राशियाँ बहुत खास होती हैं, लेकिन फिर भी कुछ ऐसी राशियाँ हैं जिनको आध्यात्मिक और मटेरियलिस्टिक गेन दोनों का आशीर्वाद प्राप्त होता है। हमने कुछ ऐसी 2 राशियों की भी बात करी है जिनके साथ डिवाइन पावर हमेशा रहती है। क्यों रहती है, इस पर भी हमने बात की है। मैं बहुत बहुत स्वागत करना चाहूँगी स्वामी योग भूषण जी का। स्वामी जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका स्पीकिंग जी का। स्वामी जी, जैसा मैंने अपने दर्शकों को बताया कि आज हम टॉप मून साइंस की बात करेंगे। 12 चंद्र राशियां हैं, उनमें से कौन सी ऐसी राशियां हैं जो ब्लेस्ड मानी जाती हैं? यूँ तो मुझे लगता है कि अगर आपको कोई भी राशि मिली है तो वो अपने आप में खास है, आप एक खास मकसद लेकर पैदा हुए हैं। लेकिन आज हम स्पिरिचुअलिटी, मटेरियलिस्टिक गेन, इन दोनों के पर्सपेक्टिव से बात करेंगे। सबसे पहले अगर दर्शक पहली बार एस्ट्रोलॉजी के बारे में जान रहे हैं तो उनके लिए एक नया अनुभव होगा। तो उनके लिए मैं जानना चाहूँगी कि मून साइन यानी कि चंद्र राशि कैसे देखते हैं? देखिए, ज्योतिष शास्त्र जो है वो परा मनोविज्ञान के अंतर्गत एक विशिष्ट ज्ञान है जिसके द्वारा अंग लक्षण, जन्म के समय के नक्षत्र को देख करके हम ये निश्चित करते हैं कि हमारा भविष्य कैसा होगा। तो परा मनोविज्ञान भारतीय संस्कृति की एक अमूल्य देन है। इसमें ज्योतिष शास्त्र है, सामुद्रिक शास्त्र है, नैमित्तिक शास्त्र है, स्वर विज्ञान है, मंत्र विज्ञान है, आयुर्वेद भी उसी की देन है। तो ये भारतीय संस्कृति ने जो ज्योतिष शास्त्र दिया, ये अपने आप में बहुत बड़ा विज्ञान है। इसके द्वारा हम ये निश्चित कर सकते हैं कि इस व्यक्ति का, इस जातक का भविष्य कैसा हो सकता है। तो इसमें आपने कहा कि जन्म राशि कैसे देखते हैं, तो हमारी जन्म कुंडली में जो 12 घर होते हैं, जिसे हम 12 घर बोलते हैं, 12 भाव बोलते हैं, उसमें चंद्रमा जहाँ स्थित होता है उसी को हम जन्म राशि निश्चित करते हैं। अब चंद्रमा से क्यों, तो जैन ज्योतिष, जो कि ज्योतिष की एक विधा है अलग, उसमें ये मान्यता है कि चंद्रमा ज्योतिषी देवों का इंद्र है। अच्छा। और सूर्य जो है वो ज्योतिषी देवों का प्रतींद्र है। सूर्य हमारे यहाँ प्रधान नहीं है, हमारे यहाँ चंद्रमा प्रधान है। अच्छा। इसलिए जो मास का निर्णय किया जाता है,
शुक्ल पक्ष कृष्ण पक्ष का जो निर्णय किया जाता है वो सब कुछ चंद्रमा के आधार पर निर्णय किया जाता है। कृष्ण पक्ष यानी कि जिसमें चंद्रमा का उदय धीरे धीरे घट रहा है, शुक्ल पक्ष जिसमें चंद्रमा का उदय धीरे धीरे बढ़ रहा है। ठीक है ना। तो चंद्रमा ही हमारे यहाँ ज्योतिषी देवों का इंद्र है, वही स्वामी है। तो उसके आधार पर चंद्रमा जिस राशि में स्थित होता है वही आपकी जन्म राशि मानी जाती है। सामान्यतः ये कहा जाता है कि मेरा नाम इस राशि का है तो मैं कौन सी राशि फॉलो करूं। देखिएगा, अगर आप कोई भी ज्योतिषी उपाय कर रहे हैं तो आपको हमेशा अपनी जन्म राशि ही देखनी चाहिए। आपके नाम से कोई भी राशि, उससे कोई मतलब नहीं है। केवल विवाह के संदर्भ में नाम की राशि का विचार किया जा सकता है, लेकिन इसके अलावा आप घर खरीद रहे हैं, दुकान खरीद रहे हैं, नई गाड़ी ला रहे हैं, कोई मुहूर्त कर रहे हैं या किसी भी प्रकार का कोई भी नए काम की शुरुआत कर रहे हैं, तो हमेशा आपको अपनी जन्म राशि, जिसे हम चंद्र राशि बोलते हैं, वो ही देखनी चाहिए। तो ऐसे लोग देख सकते हैं कि जहाँ भी चंद्रमा मौजूद है वहाँ पर जो नंबर लिखा है, यस, वो नंबर कौन सी राशि है वो आप इंटरनेट पर सर्च कर सकते हैं। तो स्वामी जी, सबसे पहले मैं जानना चाहूँगी कि इस लिस्ट में आपने कौन कौन सी राशियों के नाम रखे हैं, चंद्र राशि जो कि बहुत बेस्ट सुपीरियर राशि मानी जाती हैं। देखिए, सबसे अच्छी जो राशि है, बस तो मैं कहूँगा कि 12 की 12 राशियाँ अपने आप में स्पेशल हैं। आप किसी भी राशि के जातक को गलत नहीं ठहरा सकते। बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है ना। तो हर राशि अपने आप में विशिष्ट है, लेकिन आप यदि सबसे अधिक शक्तिशाली राशि कहेंगे तो सबसे पहले नाम आता है सिंह राशि का। सिंह, लियो। सिंह राशि क्यों? क्योंकि सिंह राशि का स्वामी है सूर्य। सूर्य और चंद्र ये दो ऐसे ग्रह हैं जो केवल एक राशि के स्वामी हैं। बाकी के अन्य जो ग्रह हैं वो दो दो राशि के स्वामी हैं। इसके बोलते हैं द्विराशि स्वामी। तो बाकी की जो अन्य ग्रह हैं उनके दो राशि स्वामी हैं और सूर्य केवल एक अकेला है जो सिंह राशि का स्वामी है। तो सिंह राशि का स्वामी सूर्य होने की अपेक्षा, तो सूर्य जिसका स्वामी है उसका जीवन, यश, कीर्ति, पताका उसकी चारों तरफ फैलेगी, उसका मान सम्मान बड़ा रहेगा। तो सूर्य इसके ऊपर प्रभावशाली है। तो जब सूर्य का उदय होता है तो बुध अस्त हो जाता है, शुक्र अस्त हो जाता है, सूर्य के सामने सब शांत हो जाते हैं। ठीक है। तो सिंह राशि सबसे पावरफुल मानते हैं हम। उसके बाद में कर्क राशि को अच्छा मानते हैं, मेष राशि है, और कुंभ राशि और मीन राशि। ये 5 राशि ऐसी हैं जिनको आप विशिष्ट रूप से आध्यात्मिक स्तर पर और भौतिक स्तर पर अच्छा मान सकते हैं। इसके अलावा कहना यही है कि 12 राशि के जातक अपने अपनी राशि के इष्ट मंत्र की साधना करें, अपनी अपनी राशि के अनुसार इष्ट उपायों को फॉलो करें, तो निश्चित रूप से उनका जीवन भी सार्थक है, निरर्थक किसी का भी नहीं है। अब मैंने किसी राशि का नाम नहीं लिया, मान ली मैंने कहा सिंह राशि, फिर मैंने कहा कर्क राशि, क्योंकि कर्क राशि के स्वामी चंद्रमा है, मेष राशि प्रथम राशि है, उसके पश्चात कुंभ राशि और मीन राशि। तो इन राशियों के अलावा भी जो अन्य राशियां हैं, वे राशि के जातक भी अपनी राशि के अनुसार यदि पुरुषार्थ करते हैं तो निश्चित रूप से वे अपने जीवन में सफलता प्राप्त करते हैं। बिल्कुल। तो एक एक करके हम इन 5 राशियों के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले आपने चूंकि टॉप पे रखा है सिंह राशि वालों को, तो कैसे लोग होते हैं, ये कैसा जीवन व्यतीत करते हैं और बाकियों से कैसे खास हैं? सिंह राशि नाम ही बता रहा है कि जिनकी सिंह वृत्ति है, जो निर्भीक रहते हैं, निडर रहते हैं और शांत प्रवृत्ति में जीवन जीते हैं, लेकिन जब कोई उन्हें छेड़ देता है तो वो किसी को भी छोड़ते भी नहीं है, ऐसा भी उनका जीवन होता है। उग्रता उनके स्वभाव में होती है लेकिन प्रकटीकरण नहीं होता। तो सूर्य के प्रभाव से ये राशि है, तो इस राशि के जातक अपने जीवन में सफलता के चरम तक पहुंच सकते हैं, बशर्ते वो अपने जीवन में अनुशासित रहें। अगर वे अपने जीवन में अनुशासित रहेंगे और न्यायपूर्वक अपना जीवन जिएंगे तो निश्चित रूप से वे अपने जीवन में सफलता प्राप्त करते हैं। ऐसे बहुत सारे नाम हैं जिन्होंने अपने जीवन के चरमता को प्राप्त किया है, भौतिक स्तर पर भी और आध्यात्मिक स्तर पर भी, जिनकी सिंह राशि है। ठीक है। इसके बाद में जो पहली राशि आती है, मैं बात करता हूं मेष राशि के बारे में। मेष राशि के जातकों का स्वभाव कैसा है? सरल हैं, शांत हैं, सौम्य हैं, लेकिन निर्भीक भी हैं। मेढ़ा इसका प्रतीक माना जाता है, स्वामी मंगल है, तो मंगल के कारण थोड़ा सा इनको पेट संबंधी बीमारी हो सकती है, अल्सर है, एसिडिटी है, हाइपरएसिडिटी है, रक्त विकार हो सकते हैं, मूत्र विकार हो सकते हैं। लेकिन ये यदि अपने मंगल को सार्थक कर लें, यानी कि पुरुषार्थ करें, मेहनत करें, पसीना बहाएं, तो ये भी अपने जीवन में सफलता प्राप्त कर सकते हैं। पहली राशि मेष है। सिंह राशि के पश्चात जो अपने जीवन में सफलता प्राप्त कर सकते हैं, बशर्ते वे मेहनत करें, पुरुषार्थ करें। इसके बाद में कर्क राशि। कर्क राशि है, चंद्रमा स्वामी है, तो यदि वे अपने मन को अनुशासित रखते हैं और मन को नियंत्रित रखते हैं तो वे भी अपने जीवन में सफलता प्राप्त कर सकते हैं, कर्क राशि के जातक। इसके बाद में कुंभ राशि। कुंभ का अर्थ होता है घड़ा, कलश।
तो वे यदि अपने जीवन में सफलता प्राप्त करने के लिए कुंभ की भांति जीवन जिए, यानी कि वो जो कुछ भी कर रहे हैं उसे वो गुप्त रूप से करें, अगर वे प्रकट करेंगे तो वे अपने जीवन में असफल हो जाएंगे। शत्रु होते हैं, गुप्त शत्रु होते हैं, कई बार मित्रता भी सत्यता में परिवर्तित होने में टाइम लगती है, क्योंकि इसका स्वामी शनि है। तो जिनकी राशि कुंभ है वे विचार करके चलें कि मेरा अपना कौन है। और जिन जिन राशियों के स्वामी शनि हैं, मकर राशि और कुंभ राशि, शनि न्यायप्रिय है, न्यायाधीश है, ना तो वो आपके साथ अन्याय करता है, ना वो किसी के साथ अन्याय करने देता है। तो आप यदि किसी के साथ अन्याय करेंगे तो शनि आपसे विमुख हो जाएगा, तो आप अपने जीवन में फेल हो जाएंगे। तो इसलिए कुंभ राशि के जातकों को भी यदि अपने जीवन में भौतिक सफलता प्राप्त करनी है, आध्यात्मिक सफलता प्राप्त करनी, तो इसके लिए उन्हें स्वयं के साथ न्यायपूर्ण जीवन जीना होगा। न्यायपूर्ण जीवन जीने के साथ साथ उन्हें अनुशासित जीवन जीना होगा। शनि को डिसिप्लिन बहुत पसंद है, काम को टालने की आदत पसंद नहीं है। अगर आप टाल मटोल करेंगे, आलस में पड़े रहेंगे, तो मैं कहूँगा सभी राशि के जातक यदि वे अपनी लाइफ में डिसिप्लिन को मेंटेन नहीं करेंगे तो वे सफल नहीं हो सकते, चाहे आपकी राशि कितनी भी पावरफुल हो। राशि के शक्तिशाली होने के साथ साथ आपको अपना जो जीवन का जो अनुकरण है वो बहुत व्यवस्थित रखना चाहिए, तो राशियां सपोर्ट करती हैं आपके लिए। बिल्कुल ठीक है। तो पैरामेडिकल साइंस में यही कहा गया है कि जितने भी ग्रह नक्षत्रों की जो ऊर्जा है वो तभी आपका साथ देगी जब आप स्वयं का साथ देंगे। एक कहावत है कि हिम्मते मर्दा मददे खुदा। जब आप स्वयं हिम्मत करेंगे तो आपकी राशि भी, आपके ग्रह भी आपके साथ देंगे। नहीं तो आप सिर्फ रोते रहिए, मेरी शनि की साढ़े से चल रही है, शनि की माह से चल रही है, तो आप परेशान होते जाएंगे और नेगेटिविटी में जाते जाएंगे। और अंतिम राशि है मीन। तो मीन राशि के स्वामी हैं देवगुरु बृहस्पति। जब गुरु जागृत होते हैं तो कोई भी ग्रह कितना भी नेगेटिव हो, उसकी नेगेटिविटी का असर ऑटोमेटिक डाउन हो जाता है। जब देवगुरु बृहस्पति की कृपा आपके ऊपर बरसती है तो फिर आपको डरने की आवश्यकता नहीं है। हम ये कहते हैं कि जिसके जीवन में गुरु नहीं उसका जीवन शुरू नहीं। तो आपके जीवन में गुरु अवश्य होना चाहिए। यदि आपकी राशि मीन है या आपकी राशि जो है धनु है, तो आपको अपने जीवन में एक गुरु अवश्य बनाना चाहिए और गुरु के मार्गदर्शन में ही आपको अपना जीवन आगे बढ़ाना चाहिए। अच्छा, आपने मीन को ही क्यों चुना? धनु भी तो है ना गुरु बृहस्पति की राशि, लेकिन टॉप 5 में आपने मीन को रखा है। क्योंकि मीन अंतिम राशि है, फर्स्ट और लास्ट ये दोनों विशेष होती हैं। मैंने मेष राशि को भी रखा है और मीन राशि को भी रखा है। तो 12वीं जो राशि है वो मीन राशि है। कैसे दिखने में कैसे होते हैं इसके जातक? देखिए, मीन राशि के जातक बहुत शांत स्वभाव के होते हैं, जल तत्व के धारक होते हैं वो। तो उनका जो स्वभाव है बहुत जल्दी मिलनसार होते हैं, साथ ही साथ इमोशनल बहुत होते हैं। इनका अटैचमेंट जो है वो लोगों से ही बहुत जल्दी हो जाता है, और जब इनका अटैचमेंट जब टूटता है तो दुखी बहुत होते हैं। इसलिए मैं ऐसे जातकों से जरूर कहता हूं कि मीन राशि है कि आपको अपने इमोशनल पर कंट्रोल करना आना चाहिए। आप जल्दी से लोगों से उम्मीद लगा लेते हैं, तो जब उम्मीदें टूटती हैं तो आप जल्दी से दुखी भी हो जाते हैं। आपका स्वभाव बहुत कोमल है, आप अपने स्ट्रेस को मैनेज नहीं कर पाते हैं। और हमने अपने अध्ययन में ये पाया है कि ज़्यादातर जो अटेम्प्ट करते हैं उनमें ज़्यादातर लोग मीन राशि के जातक होते हैं। देवगुरु बृहस्पति की कृपा प्राप्त होने के पश्चात भी आप ये देखेंगे कि वे अपने यदि इमोशंस पे कंट्रोल नहीं कर पाते हैं, उसकी वजह से वे हाइपर स्ट्रेस में चले जाते हैं और उसकी वजह से वो कई बार अटेम्प्ट तक कर लेते हैं। तो ये अध्ययन में ये पाया गया कि ऐसे जातक जिनकी मीन राशि थी, अगर वे अपने इमोशंस पर, अपनी भावनाओं पर कंट्रोल नहीं कर पाएंगे तो निश्चित रूप से वे अपने जीवन को गर्त में ले जाएंगे। तो ज़्यादातर जितने डिप्रेशन के मरीज हैं, हाइपर स्ट्रेस के मरीज हैं, चिंता में जीवन जी रहे हैं, दुखी जीवन जी रहे हैं, उनकी हमने जब राशि चेक की है तो उनमें से ज़्यादातर लोगों की मीन राशि निकलती है। मटेरियलिस्टिक सक्सेस इन 5 राशियों में से कौन सी राशि सबसे जल्दी, मतलब जनरली अगर मैं आपको अपना एक्सपीरियंस दिखाऊं तो मैंने लियो वालों को देखा है। सिंह राशि वाले, वो अगर एक छोटे से ऑफिस में भी काम करेंगे ना, लेकिन वो राजा बन के काम करेंगे, सारे लोगों से ज़्यादा तनख्वाह उनकी ही होगी। ये मैंने अपने पर्सनल अनुभव में देखा है। तो ये सच होता है क्या? देखिए, सिंह जो है वो आकृति में हाथी से छोटा है जी, लेकिन जंगल का राजा कहा जाता है। अगर आप उसकी शरीर की आकृति को जिराफ से नापेंगे तो वो जिराफ से भी छोटा है, लेकिन फिर भी जंगल का राजा कहा जाता है। तो आपकी राशि का प्रभाव आपके साथ सपोर्ट करता है कि आपका, देखिए जन्म कुंडली क्या है। जन्म कुंडली है जब आपका जन्म हुआ उस समय आकाश मंडल में जिन ग्रहों का, नक्षत्रों का जो योग बन रहा था उसका स्क्रीनशॉट है आपकी जन्म कुंडली।
आपके जन्म के समय में ग्रह नक्षत्रों की स्थिति आकाश में कैसी थी, उसी की एनर्जी, उसी की वाइब्रेशन आपके शरीर को प्राप्त होती है, आपके मन को प्राप्त होती है, और उसी की एनर्जी से आपका जीवन संचालित होता है। तो यदि आपकी सिंह राशि है तो आप छोटे से छोटा काम भी करेंगे तो उसमें भी आपका जो कहेंगे कि स्वाभिमान वो चरम पर रहेगा। आप कभी भी किसी के सामने झुकना पसंद नहीं करेंगे। आपको ये देखना पड़ेगा कि हम हमेशा निर्भीक अवस्था में रहेंगे। तो सिंह राशि के जातक जो हैं वो किसी से डरते नहीं हैं। वो छोटे छोटा काम भी करेंगे तो उसको भी इस तरह से करेंगे कि वो बहुत बड़ा काम कर रहे हैं। ये उनके स्वभाव में होता है, इसलिए वे अपने जीवन में सफल होते हैं। मेष राशि इस मामले में थोड़ी सी विपरीत है। मेष राशि के जातक क्या है कि वो दबी भावना में रहते हैं, उनकी भावनाएं संकुचित रहती हैं। अच्छा। मेष राशि के जातकों की जो भावनाएं हैं, मेष राशि का प्रतीक है मेढ़ा। उसका सिर बहुत भारी होता है, बाकी के शरीर में ताकत कम होती है, उसके सिर में ताकत बहुत ज्यादा होती है। तो मेष राशि के जातक सोचते बहुत हैं, उनके पास आइडियाज अच्छे अच्छे आएंगे, लेकिन वो उन पर काम नहीं कर पाते, उन्हें वो कार्य प्रणाली में परिणत नहीं कर पाते। इसलिए मेष राशि के जातक अच्छे सलाहकार तो हो सकते हैं, लेकिन एग्जीक्यूटिव नहीं होंगे। लेकिन वो अच्छे सफल व्यक्ति नहीं माने जाते। इसलिए ज्यादातर बड़ी कंपनियों में जो मार्गदर्शक के रूप में नियुक्त होते हैं, सलाहकार के रूप में नियुक्त होते हैं, वो मेष राशि के जातक होते हैं। ये भी एक तरीके की सक्सेस ही है। बिल्कुल। तो मतलब ये है कि आप अपनी चंद्र राशि देखिए और फिर डिसाइड करिए कि आपको कहाँ जाना है, किस फील्ड में जाना है, कौन सी फील्ड आपके लिए बेहतर है। ये हमेशा हम कहते हैं, देखिएगा कि आपकी जन्म कुंडली निर्धारित करती है कि आपको आगे चल करके क्या बनना है, आपको कौन सा प्रोफेशन चुनना चाहिए। आप बिजनेस के लिए बने हैं, आप जॉब के लिए बने हैं, अब बिजनेस में भी आपको कौन सा व्यापार करना चाहिए, क्योंकि प्रत्येक व्यापार का एक इष्ट ग्रह है। अच्छा। व्यापार का जो इष्ट ग्रह है, यदि आपकी जन्म कुंडली में कमजोर स्थिति में बैठा रहेगा तो वो व्यापार आपको फलीभूत नहीं होगा। या आपकी जन्म कुंडली में जो ग्रह बहुत पावरफुल स्थिति में है, पंचम भाव में है, दशम भाव में है, एकादश भाव में है, इसकी पोजीशन अच्छी है, तो वो ग्रह का व्यापार यदि आप करेंगे तो निश्चित रूप से आपको अपने व्यापार में सफलता मिलेगी। अब कई बार लोग ये शिकायत करते हैं कि मैं जो व्यापार कर रहा हूं वो मेरा पैतृक व्यवसाय है, जब तक पिताजी थे व्यापार खूब चला, लेकिन जैसे ही पिताजी का देहावसान हुआ व्यापार बंद हो गया, मैं क्या करूं। तो भैया, जब तक पिताजी थे तो जो व्यापार का इष्ट ग्रह है वो पिताजी की जन्म कुंडली में पावरफुल था, वो आपकी जन्म कुंडली में पावरफुल नहीं है, इसलिए वो व्यापार आपको फलीभूत नहीं होगा। तो हमेशा हमें सोचना चाहिए कि हमारा जीवन बना किसके लिए है। जॉब के लिए बना है, व्यापार के लिए बना है। व्यापार के लिए बना है तो कौन से व्यापार के लिए बना है, जॉब के लिए बना है तो किस सेक्टर में जॉब हमें करनी चाहिए। ये हमारी जन्म कुंडली के जो दशम भाव है और एकादश भाव है वो निश्चित करता है कि हमें क्या करना चाहिए। तो जब आप अपनी जन्म कुंडली के अनुसार अपने प्रोफेशन का चयन करते हैं, अपने करियर का चुनाव करते हैं, तो निश्चित रूप से आप अपने जीवन में सफलता प्राप्त करते हैं। मैंने मटेरियलिस्टिक गेन की बात की, एक तो आपने उसमें सिंह राशि को रखा है, और किस राशि को आप इसमें रखना चाहेंगे? देखिए, उसके बाद में मेष राशि भी सफल होते हैं, कुंभ राशि के जातक सफल होते हैं, और मीन राशि के जातक भी सफल होते हैं। कर्क वालों का हमने देखा है थोड़ा सा लाइफस्टाइल अलग होता है, एक तो दिखने में बहुत सुंदर होते हैं, एकदम चंद्रमा जैसा। अगर आप देखेंगे तो तुला राशि के जातक, वृषभ राशि के जातक, वृषभ राशि के जातक बहुत लग्जरीज लाइफ जीते हैं, उनका शरीर गोरा ही होगा। आप जितने भी वृषभ राशि के जातकों को देखेंगे तो उनके शरीर का जो वर्ण है वो गौर वर्ण होगा, उनके चेहरे पर सुंदरता छपकती है। तो शुक्र जिनका स्वामी है वो अपनी लाइफ को लग्जरी बनाते हैं, चाहे उनके पास पैसा नहीं हो। देखिए, आदमी के पास पैसा होता है लेकिन क्लास नहीं होती। एक जो आती क्लास जो आती है वो पैसा होने के बाद भी नहीं आ पाती। और कई लोग मैंने ऐसे देखे इनके पास क्लास है लेकिन पैसा नहीं है। तो जो क्लास से लाइफ जी रहे हैं उनकी राशि कहीं ना कहीं शुक्र से कनेक्टेड है, या तो वृषभ राशि होगी या तुला राशि होगी, वो अपनी लाइफ को अच्छा जीते हैं। चंद्रमा जिनके राशि का स्वामी है तो वे अपने जीवन में मानसिक शांति यदि रखते हैं तो निश्चित रूप से वो सफल होते हैं। ये वे यदि मन की भावनाओं पर नियंत्रण करना सीख लें, अपनी जो जननी है, अपनी जो माँ है, उसकी वंदना करना सीख लें, तो निश्चित रूप से वे अपने जीवन में सफलता प्राप्त करते हैं। कुंभ राशि, शनि उसके मालिक हैं, और हमने कुंभ राशि पे काफ़ी विस्तार से बात भी की। बहुत अच्छी राशि मानी जाती है, सक्सेसफुल भी होते हैं क्योंकि शनि ऑब्वियसली परमानेंट ग्रोथ देते हैं। को लॉर्डशिप राहु को भी मिली हुई है, तो कहीं राहु का भी इफेक्ट होता है इनके अंदर? बिल्कुल। देखिएगा, अगर आप अपने जीवन में आर्थिक उन्नति प्राप्त करना चाह रहे हैं तो इस कलयुग में
शनि ग्रह, शनि यानी कि मनी, शनि इज मनी, ठीक है। इसके साथ साथ में बुध ग्रह और राहु ग्रह, ये आपकी जन्म कुंडली में पॉजिटिव होनी चाहिए। यदि आप किसी भी प्रकार के व्यापारिक क्षेत्र में प्रगति प्राप्त करना चाहते हैं तो शनि के सपोर्ट के साथ साथ बुध ग्रह का सपोर्ट भी होना जरूरी है और राहु ग्रह का भी सपोर्ट होना जरूरी है। अगर राहु नेगेटिव है तो शनि भी नेगेटिव मानिए आप, ठीक है ना। बुध ग्रह नेगेटिव है तो व्यापार में कर्जा बहुत बढ़ जाएगा, आपके डेट्स बहुत बढ़ जाएंगे, खर्चे बहुत बढ़ जाएंगे। तो इसलिए बुध ग्रह व्यापार का कारक भी है। तो इसलिए मैं कहता हूं यदि आप आकस्मिक धन प्राप्ति का योग समझ रहे हैं तो आपको बुध ग्रह को और राहु ग्रह को स्ट्रॉन्ग करना बहुत जरूरी है। राहु और केतु किसी भी राशि के स्वामी नहीं है, ये बुध के साथ चलते हैं राहु और शनि के साथ चलते हैं, इनको जो एनर्जी है। तो शनि यदि आपकी जन्म कुंडली में सपोर्ट में खड़ा हुआ है तो फिर आपको किसी से डरने की आवश्यकता नहीं है। आर्थिक रूप से आध्यात्मिक उन्नति के लिए भी शनि बहुत अच्छा है। शनि आपको वैराग्य प्रदान करता है। शनि यदि आपके द्वादश भाव में जाके बैठ गया, अभी जैसे मीन राशि में आ गया 29 मार्च को, तो ये वैराग्य का हेतु भी है, ये आपको जन्म से मुक्ति दिलाने वाला है। अगर जिसकी जन्म कुंडली में 12वें भाव में शनि और केतु की युति बनी हुई है तो वो निश्चित कर ले कि ये उसका अंतिम जन्म है, इसके बाद उसे जन्म नहीं मिलेगा। हम उसको बोलते हैं अंतिम जन्म, मोक्ष जन्म बोलते हैं उसको, ये उसका मोक्ष जन्म है। शनि और केतु की युति यदि द्वादश भाव में होती है, क्योंकि वो अंतिम भाव पहुंच गया, अब उसको ज्यादा भटकना अभी आवश्यक नहीं है। तो शनि आपके आध्यात्मिक उन्नति के लिए बहुत बड़ा निमित्त बनता है। इसको थोड़ा सा अगर हम कुंभ राशि को थोड़ा और डीपली समझें, सिर्फ राशि पर ही सीमित ना रहें, थोड़ा सा पर्सनलाइज्ड कुंडली पर जाएं। अगर हम मान लीजिए किसी की कुंभ राशि है, उनका शनि और राहु और बुध, कौन सी बेस्ट प्लेसमेंट मानी जाएंगी कि पत्रिका में इन जगहों पे होने चाहिए? देखिए, राहु की जो अच्छी स्थिति है वो छठे भाव की स्थिति अच्छी मानी जाती है, 12वें भाव की स्थिति अच्छी मानी जाती है। शनि की जो स्थिति है, अष्टम को छोड़ करके और चतुर्थ को छोड़ करके शनि कहीं भी बैठा हुआ है, अच्छा बैठा हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है। दसम भाव में हो या एकादश भाव में हो, उसकी स्थिति अच्छी मानी जाएगी। बुध पंचम का बहुत अच्छा माना जाता है, दसम का बहुत अच्छा माना जाता है व्यापार के हिसाब से। दसम भाव का बुध बहुत पावरफुल माना जाता है। यदि आप दसम भाव के बुध में कोई भी व्यापार करेंगे अपनी राशि के अनुसार तो निश्चित रूप से आप सक्सेस ही हासिल करेंगे, आप फेल नहीं हो सकते। व्यापार में आपको पार्टनरशिप रखनी नहीं रखनी है, ये आपका सप्तम भाव निश्चित करता है कि आपको अकेले व्यापार करना है या किसी के साथ जुड़ के व्यापार करना है, ठीक है ना। तो बुध ग्रह की जो स्थिति है वो पंचम भाव की बहुत अच्छी है और दसम भाव की बहुत अच्छी है जी। राहु की स्थिति छठे भाव की अच्छी है, 12वें भाव की बहुत अच्छी है। शनि की स्थिति भी अच्छी है, जब वो शनि जो है वो स्वराशि में स्थित हो तो अच्छा माना जाता है। तो इसलिए, लेकिन लग्न में नहीं होना चाहिए। अच्छा, हाँ, दूसरे भाव का अच्छा शनि नहीं माना जाता। तो इसलिए हमें देखना जरूरी है कि आपकी जन्म कुंडली के ओवरऑल ग्रह की स्थिति क्या है, केवल शनि नहीं बल्कि सारे के सारे ग्रह कैसी कंडीशन बैठे हुए हैं। बट एक ये संकेत हो सकता है कि अगर आपकी कुंभ राशि है और शनि मान लीजिए एकादश भाव में या दशम में बैठे हैं और राहु छठे या 12वें में बैठे हैं, तो ये सोने पे सुहागा बिल्कुल हो सकता है। देखिए, छठवां भाव जो है वो रोग रिपु ऋण, ठीक है ना, बीमारी बढ़ाएगा, शत्रु बढ़ाएगा, कर्जा बढ़ाएगा। लेकिन यहाँ पर यदि कोई अशुभ ग्रह आके बैठ जाए तो वो पॉजिटिव हो जाता है। लेकिन अष्टम भाव में अगर कोई भी अच्छा ग्रह आके बैठ जाए तो वो नेगेटिव हो जाता है, ठीक है ना। अकाल मृत्यु का जो कारक ग्रह है वो अष्टम भाव है। तो अष्टम भाव में कोई भी ग्रह बैठा हो, चंद्रमा बैठा हो तो व्यक्ति को पागल कर देगा, डिप्रेशन कर देगा, उसको अकाल मृत्यु को योग बना देगा। बुध ग्रह के बैठ जाए तो वो वहां नेगेटिव कर देगा, कैसा भी व्यापार करो आप लॉस कराएगा आपको। तो इसलिए सबसे अच्छा जो घर है आर्थिक रूप से देखा जाएगा तो वो दशम भाव, पंचम भाव और एकादश भाव, इसमें आपके ग्रह पॉजिटिव होने चाहिए। आज के युग में अगर हम स्टॉक मार्केट में सफलता प्राप्त करना चाह रहे हैं तो आपका पंचम भाव बहुत स्ट्रांग होना चाहिए। पंचम भाव में बुध की स्थिति हो, राहु की स्थिति छठे भाव में हो, दसम भाव में अच्छा ग्रह बैठा हुआ हो पावरफुल, तो आप समझिए कि आप स्टॉक मार्केट में सफलता प्राप्त करेंगे। मीन राशि के बारे में भी थोड़ा सा बात कर लेते हैं। मीन राशि के लिए कौन से ग्रह स्ट्रांग होना जरूरी है? मीन राशि के लिए सबसे पहले तो स्वग्रह जिसका जो है स्वामी है देवगुरु बृहस्पति। जब देवगुरु बृहस्पति आपके ऊपर कृपावान है तो सारे के सारे ग्रह आपके साथ खड़े हो जाते हैं। फिर आपको किसी और ग्रह की उपासना और आराधना करने की आवश्यकता नहीं पड़ती, क्योंकि सारे के सारे ग्रह नतमस्तक हैं। जैसे देवगुरु हैं बृहस्पति, ऐसे ही दैत्य गुरु हैं शुक्र। आपस में शत्रुता का प्रभाव रखते हैं, लेकिन हमें देवगुरु बृहस्पति की उपासना करने से क्या होगा कि सारे के सारे ग्रहों की जो नेगेटिविटी है वो एक तरीके से न्यूट्रल हो जाती है जी।
तो यदि आप अपनी राशि के इष्ट मंत्र की आराधना करते हैं, अपनी राशि के इष्ट देव की आराधना करते हैं, तो निश्चित रूप से आपके जीवन में आने वाली आपत्ति विपत्ति संपत्ति का रूप ले लेती है। बिल्कुल बिल्कुल। यहाँ पे एक सवाल और बनता है, जैसे अगर मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस ही आपके साथ शेयर करूँ, तो मेरी जो राशि है, मैं यहाँ नहीं बताऊँगी, मेरी जो राशि है और जो लग्न है दोनों अलग हैं, लेकिन ट्रेट्स दोनों के मेरे अंदर हैं, कुछ 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 कुछ। तो ये क्या ज़्यादा प्रभावशाली होता है? आपकी चंद्र राशि ज़्यादा प्रभावशाली होती है या आपका जो लग्न होता है वो ज़्यादा प्रभावशाली? देखिए, लग्न जो है वो कारक है शरीर का, जन्म राशि जो है वो कारक है मन की। हमारा जो जीवन चलता है वो दोनों से चलता है, ठीक है ना। जैसे गाड़ी 4 पहियों चलती है, तो केवल 4 पहिए नहीं, गाड़ी के अंदर डीजल पेट्रोल डालोगे तब चलेगा। तो ऐसे ही हमारे शरीर का जो कारक है वो लग्न है। हमारे शरीर के द्वारा जितने भी कर्म होते हैं वो सब लग्न के कारक हैं। हमारे मन का कारक है हमारी जन्म राशि। जब मन और शरीर जब दोनों मिलते हैं तब जीवन का संचालन होता है। तो जो हमारे मन में ख्यालात आ रहे हैं, जो मन में विचार आ रहे हैं, जब शरीर उन विचारों पर काम करना शुरू करता है तब सक्सेस आती है। जब हम कहते हैं पॉजिटिव थॉट्स, तो हम कहते हैं पॉजिटिव थॉट्स प्लस पॉजिटिव एक्शन इज इक्वल टू सक्सेस। अच्छा सोचिए, अच्छा करिए, तब कहीं जाकर के आपको सफलता मिलेगी। केवल सोचने भर से काम नहीं चलेगा। अगर आपकी जन्म राशि शक्तिशाली है, लग्न शक्तिशाली नहीं है, तो आप कर्म नहीं कर पाएंगे, सोचते रह जाएंगे। बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे मैंने ऐसे लोग देखे जिनका शरीर पोलियोग्रस्त हो गया, लेकिन उनका दिमाग बहुत शक्तिशाली था। स्टीफन हॉकिंग्स देख लीजिए, हालांकि उनको पोलियो नहीं था, उनको मोटर न्यूरॉन नाम की बीमारी, कोई भी बीमारी हो सकती है कि शरीर काम नहीं कर रहा है, लेकिन मन आपका इतना शक्तिशाली है कि आप दूसरों को शिक्षित प्रशिक्षित कर रहे हैं, दूसरों को ज्ञान दे रहे हैं। तो कई बार क्या है, आपकी जब लग्न भी शक्तिशाली हो, राशि भी शक्तिशाली हो, तो आप अपने जीवन में सफल होंगे ही होंगे। इसमें कोई भी रुकावट नहीं आ सकती, क्योंकि अब दोनों पावर आपके पास में है। आपका मन भी शक्तिशाली है और आपका शरीर शक्तिशाली है, क्योंकि किसी भी प्रकार की सफलता को प्राप्त करने के लिए ये दोनों कारक हैं। मन भी स्वस्थ होना चाहिए और आपका शरीर भी स्वस्थ होना चाहिए, ताकि आप सही तरीके से कर्म कर सकें। बिल्कुल। अगर मैं आपसे ये सवाल पूछूं, मुझे नहीं पता कि ये सवाल कितना लॉजिकल है, बट मेरे जहन में आ रहा है तो मैं पूछूंगी ज़रूर। क्या राशियों को देखकर हम ये भी बता सकते हैं, क्योंकि मुझे किसी ने कभी प्रेडिक्ट किया था कि बेटा तुम्हारा इस साल में भाग्योदय होगा, तुम्हारी ये राशि है, क्या हम चंद्र राशि देखकर भाग्योदय का साल भी बता सकते हैं? हाँ, ये निश्चित किया जा सकता है। देखिए, केवल राशि पर ही हमें भविष्य का निर्धारण नहीं करना चाहिए। मैं एक और इसमें विशेष बात करता हूँ कि आपका जन्म का नक्षत्र कौन सा है। केवल राशि से काम नहीं चलेगा। देखिए, राशियां हैं 12, ठीक है, ग्रह हैं 9, ठीक है, इसके अलावा 27 नक्षत्र हैं, प्लस एक अभिजित नक्षत्र है, 28 नक्षत्र हैं। नक्षत्रों की, अब नक्षत्रों में भी क्या चरण अलग अलग हैं जी। एक नक्षत्र के 4 चरण हैं, ठीक है। अब एक चरण अपने आप में बहुत ऊर्जा को लेकर के आता है, ठीक है। 2.5 चरण जो है नक्षत्र के होते हैं वो एक राशि निर्धारित करते हैं। तो आपकी जन्म राशि साथ में आपका जन्म का नक्षत्र कौन सा है वो आपके स्वभाव को निश्चित करता है कि इस नक्षत्र में यदि आपका, जैसे आर्द्र नक्षत्र है, तो आर्द्र नक्षत्र के लोग काफी इमोशनल होते हैं, उनका स्वभाव आर्द्र होता है, आर्द्र मतलब गीला, ठीक है ना। उत्तरा फाल्गुनी, पूर्वा फाल्गुनी के जो जातक होते हैं वो काफी दृढ़ होते हैं, आत्मविश्वास से भरे हुए होते हैं। तो ऐसे ही हम देखेंगे तो अश्विनी नक्षत्र है सबसे पहला, तो अश्विनी नक्षत्र के जो जातक हैं वो काफी इमोशनल होंगे, काफी अंदर घुटे हुए होंगे, अपनी बाहर पीड़ा व्यक्त नहीं कर पाएंगे वो। मान लीजिए किसी की राशि कर्क हो और अश्विनी नक्षत्र में वो पैदा हुआ हो, तो यहाँ से भी वो बेचारा इमोशनल एक क्वेश्चन लेकर चल रहा है, और इधर नक्षत्र से भी। हाँ बिल्कुल, देखिए नक्षत्रों का ही अपना विधान है। अगर आपको किसी के जीवन की, भविष्य की व्याख्या करनी है तो केवल जन्म राशि के ऊपर नहीं, उसके जन्म का नक्षत्र भी देखिए। तो हो सकता है उन्होंने मेरा नक्षत्र देखा हो बिल्कुल। इसके अलावा वर्तमान दशा किसी चल रही है, वर्तमान महादशा में फिर अंतदशा की चल रही है, ये सारा का सारा जब हम डीप स्टडी करते हैं किसी की जन्म कुंडली का, तो फिर सब चीजें क्लियर हो जाती हैं। बट मोटा मोटा भी हम नहीं बता सकते चंद्र राशि से। जन्म राशि से सामान्य चलता है पता, विशेष रूप से नहीं बता सकते हम किसी के बारे में। तो अगर मैं इन 5 राशियों की स्वामी जी बात करूं कि इनका, अगर इनको पता करना हो कि मोटा मोटा कब
सक्सेस लगेगी, सबको इंतजार यही रहता है भाग्योदय कब होगा, तो क्या हम बता सकते हैं? देखिए, सामान्य रूप से हमें देखना होता है, जैसे भारतीय परंपरा में क्या है कि जब आप भारत के नागरिक बन जाते हैं तो आप काम करने के योग्य बन गए। जी। उससे पहले की जो उम्र है वो आपकी नाबालिग कहला जाती है, आप उससे काम नहीं कर सकते। तो ऐसे ही जन्म कुंडली में जो राशियां हैं वो निश्चित करती हैं कि कब आपके जीवन का भाग्य उदय होगा। ठीक है ना। सबसे पहली बात यह है कि जब आपके भाग्य स्थान में जो राशि स्थित है उस कारक ग्रह की जब दशा आएगी तो वो आपकी भाग्योदय दशा कहलाती है। भाग्य स्थान कौन सा है? आपका नवम भाव है। ठीक है। तो नवम भाव का जो स्वामी है वो कहाँ बैठा हुआ है, किस स्थिति में बैठा हुआ है, और उसकी जब दशा आएगी तो निश्चित रूप से कि आपका भाग्योदय प्रारंभ हो रहा है। सामान्य रूप से यदि हम देखते हैं तो जैसे हम बात करें सिंह राशि के जातक, तो सिंह राशि के जातकों का जो भाग्योदय होता है वो 33 ईयर्स के बाद में होता है। आप जब 33 साल के हो जाएंगे तो आपका एक भाग्योदय प्रारंभ हो गया। अब हम बात करें मेष राशि के जातकों के लिए, तो मेष राशि के जातकों का भाग्य 28 साल के बाद शुरू हो जाता है। ठीक है ना। ऐसे ही हम बात करें कर्क राशि के जातकों को स्वामी, तो कर्क राशि के जातकों का भाग्य जो है वो 27 साल शुरू हो जाएगा। ठीक है ना। कुंभ राशि के जातकों का जो भाग्योदय है वो शुरू होता है 26 साल के बाद में। ठीक है। तो एक जो सामान्य उम्र है वो 22 वर्ष के बाद में आपकी कर्म करने की उम्र प्रारंभ हो जाती है जी। ठीक है ना। तो जब 22 साल की एज आपकी क्रॉस हुई तो समझिए कि अब आपको काम करना ही करना है जी। अगर आप 22 वर्ष के पश्चात भी अपने घर में बैठे हुए हैं तो आप समझिए कि कोई भी ग्रह आपका सपोर्ट नहीं करेगा। बहुत सारे ऐसे हैं जिनकी उम्र 22 साल हो जाती है, आप वोट तो दे आते हैं लेकिन आप देश के लिए कुछ नहीं कर रहे हैं, स्वयं के लिए कुछ नहीं कर रहे हैं, तो समझिए कि कोई भी ग्रह आपके सपोर्ट में नहीं खड़ा होगा। तो आपको 21 क्रॉस करने के पश्चात आपको कर्म में लग जाना चाहिए जी। मीन राशि रह गई। अब मीन राशि के जातकों को जो भाग्य है वो 36 ईयर्स 36 साल के बाद में उनका भाग्य उदय होगा ही होगा। इसके अलावा अंक ज्योतिष की अपेक्षा से यदि हम देखें तो जो भी आपकी एज है और जो आपका मूलांक है, तो जहां जहां जिस एज के जो मल्टीपल नंबर्स हैं वो जब आप प्लस करेंगे तो वो आपके यदि मूलांक से मैच कर रहे हैं तो समझिए वो आपका भाग्योदय वर्ष है। जैसे किसी का मूलांक 1 है तो हमने मूलांक 1 किसी का है तो हम बात करेंगे कि उसका मूलांक 1 है तो वो पहला भाग्योदय वर्ष हो गया उसका 10वीं, उसके बाद में फिर 28 नंबर का, तो जब वो 28 साल का होगा तो उसके भाग्योदय वर्ष प्रारंभ हो गया, वो उसके लिए एक लकी ईयर हो गया। तो ये प्लस में लेंगे, मतलब जैसे कि मैं 33 साल की हूँ तो 33वें साल 3 + 3 = 6, आपका मूलांक यदि 6 है तो फिर ये आपका भाग्योदय वर्ष चल रहा है। हाँ। पूरी होने के बाद जी नहीं भाग्योदय वर्ष चल रहा है, जैसे 33 शुरू हो गया 33 से शुरू हो गया और 34 पे फिर वो फिनिश हो जाएगा। ओके। तो ये भाग्योदय वर्ष कहले जाते हैं। तो ऐसे ही किसी भी एज के बाद में भाग्योदय प्रारंभ होगा। एक होता है भाग्योदय वर्ष जी। जन्म कुंडली में एक विवेचना होती है मुंथा की, ठीक है ना। तो ये सारी की सारी चीजें हैं जिनको देख करके ही आपके भाग्य का निर्धारण किया जाता है। ये मुंथा क्या है? मुंथा भी एक जन्म कुंडली की विवेचना है। जैसे हम महादशा की बात करते हैं, अंतदशा की बात करते हैं, प्रत्यंत दशा की बात करते हैं, ऐसे ही एक दशा होती है योगिनी दशा होती है, योगिनी जी, ठीक है ना। ऐसे ही हम बात करते हैं मुंथा कि जन्म कुंडली में आपकी मुंथा की स्थिति क्या चल रही है। तो मुंथा की जो स्थिति है वो एक वार्षिक दशा होती है। अच्छा। एक वर्ष के लिए आपकी जन्म कुंडली में ग्रहों की क्या पोजीशन रहेगी उसके आधार पर आपका जीवन कैसा होगा। महादशा किसी भी ग्रह की चल रही हो लेकिन योगिनी दशा यदि आपकी अशुभ है, ठीक है ना, या फिर मुंथा अच्छी स्थिति में नहीं है तो भी आपका जीवन नकारात्मक दौर से गुजर सकता है। क्योंकि महादशा के वर्ष कितने हैं, किसी के 10 वर्ष हैं, किसी के 16 वर्ष हैं, किसी के 12 वर्ष हैं, तो इतने 18 वर्ष हैं, तो इतने साल तक तो आपका जीवन एक जैसा नहीं चलेगा ना। नहीं। उसमें अप एंड डाउन आते रहेंगे। तो वो स्थिति स्पष्ट करती है मुंथा और योगिनी दशा की। अच्छा, ये मुंथा अंतरदशा तो नहीं है? नहीं, ये वार्षिक स्थिति है। अच्छा, वार्षिक स्थिति है जिसे हम बोलते हैं वर्षफल। जी वो है। स्वामी जी, शुरुआत में ही हमने बात की थी स्पिरिचुअलिटी की और मटेरियलिस्टिक गेन की। कौन सी राशियां ऐसी हैं जिनको मैं मानूंगी कि बिल्कुल लाखों में या करोड़ों में एक होती हैं जिनको मटेरियलिस्टिक गेन के साथ स्पिरिचुअल अपलिफ्टमेंट का भी मौका मिलता है? देखिए, मैं कहूँगा कि सिंह राशि इन सब में सर्वश्रेष्ठ है। जैसे हम सूर्य की बात करें तो सूर्य जिनके ऊपर प्रभावशाली है या सूर्य जिनके ऊपर कृपावान है तो उनको कहीं भी घबराने की आवश्यकता नहीं पड़ती। वे अपने जीवन के हर क्षेत्र में सफलता प्राप्त करते हैं, हर क्षेत्र में आगे बढ़ते हैं। मेष राशि के जातक भी ऐसे हैं क्योंकि पहली राशि है तो मैं इसको भी अच्छा मानता हूं कि वे अपने जीवन के हर क्षेत्र में सफलता प्राप्त करते हैं, बशर्ते वे अपने जीवन को सतत क्रियान्वयन बना के रखें, रुके नहीं, चेहरेवती चलते रहें।
तो निश्चित रूप से मेष राशि के जातक भी अपने जीवन में सफलता प्राप्त करते हैं। मंगल आपसे बहुत मेहनत कराता है। सूर्य आपको एक तरीके से बाय बर्थ ही आपको नाम सम्मान दे देता है। तो ऐसे जो अलग अलग ग्रहों का जो स्वभाव है, तो आप यदि अपने ग्रह की राशि के स्वामी का स्वभाव समझ लें और उसके अनुरूप कार्य करें तो निश्चित रूप से आप अपने जीवन में सफलता प्राप्त कर सकते हैं। डिवाइन ग्रेस किस राशि को मिला होता है? दिव्य आशीर्वाद की यदि मैं बात करूं तो उसमें हम कहेंगे कि सिंह राशि बहुत अच्छी है और मीन राशि बहुत अच्छी है। मीन राशि को देवगुरु बृहस्पति का आशीर्वाद प्राप्त है, तो दिव्य आध्यात्मिक आशीर्वाद जो है वो मीन राशि को प्राप्त है। अंतिम राशि है और इस राशि में जन्म लेने वाले जातक ज्यादातर सन्यासी जीवन जीना प्रारंभ करते हैं। वे स्वयं गुरु बन जाते हैं क्योंकि गुरु के साथ जब वो कनेक्ट हो जाते हैं तो उनका जीवन भी गुरुत्व को प्राप्त हो जाता है। और सबसे जो भारी ग्रह है जिसका सबसे ज्यादा वजन है बृहस्पति, वो देवगुरु बृहस्पति का है। इसलिए सबसे भारी वजन जिनके ऊपर कृपा पावन है तो वो मीन राशि के जातक अपने जीवन को एक तरीके से दिव्य आध्यात्मिक आशीर्वाद से संपन्न मानते हैं। बिल्कुल। चूंकि हमने टॉप 5 में सिंह, कर्क, मेष, कुंभ और मीन को लिया है, तो मैं इनके लिए कुछ रेमेडीज आपसे जानना चाहूंगी, जो कि आपकी रेमेडीज कारगर सिद्ध होती हैं स्वामी लेकिन जी। ऐसा भी हो सकता है कि जो अन्य राशि के जातक है वो फिर कहेंगे कि हमारा नाम क्यों नहीं लिया इसमें। उसके लिए हम अलग से एक पॉडकास्ट कर लेंगे, नहीं तो आप उनके लिए भी बता दीजिएगा आखिर में। लेकिन पहले मैं इन 5 राशियों के लिए जानना चाहूंगी। देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं सिंह राशि के जातक क्या करें कि उनके जीवन में कभी कोई दिक्कत परेशानी ना आए। ठीक है, शारीरिक रूप से भी, मानसिक रूप से भी, आध्यात्मिक रूप से भी, आर्थिक रूप से भी, पारिवारिक रूप से भी। तो वे सबसे पहले तो उनकी राशि का स्वामी है सूर्य। रोजाना आप उगते हुए सूर्य के दर्शन करना प्रारंभ कर दीजिए, सूर्य की कृपा प्राप्त करना शुरू कर दीजिएगा, तो आपके जीवन में किसी प्रकार की कोई दिक्कत परेशानी नहीं आएगी। ठीक है ना। उगते हुए सूर्य के जो दर्शन करते हैं वे निश्चित रूप से अपने भाग्य रूपी सूर्य का उदय कर लेते हैं। और जो जातक सिर्फ और सिर्फ डूबते हुए सूर्य को देखते हैं उनके भाग्य रूपी सूर्य को डूबने में ज्यादा समय नहीं लगता। अब आप यदि सुबह 8 बजे सो के जगेंगे तो आप क्या दिख रहा है? आपको केवल सनसेट दिखाई दे रहा है, सनराइज दिखाई नहीं दे रहा, तो आप कभी उदय नहीं कर पाएंगे। तो सिंह राशि के जातकों के लिए स्पष्ट निर्देश है कि आपको रोजाना सूर्य उदय से पहले ही जागना है। अब सूर्य आपके परिवार में कौन है? आपके परिवार में है पिता, जो सूर्य के समान है। तो आपको अपने पिता का आदर, सम्मान, सत्कार का पूरा ध्यान रखना है। और पिता तुल्य जितने भी आपके फैमिली में जितने भी पुरुष हैं उन सभी का भी आपको आदर सम्मान का ख्याल रखना है। तो निश्चित रूप से सूर्य की कृपा आपको बनी रहेगी और आपका जीवन मान, सम्मान, यश, कीर्ति के रूप में भरपूर प्राप्त होगा जी। इसके बाद बात करता हूं मेष राशि के लिए। तो मेष राशि के जातक स्वामी है मंगल। मेहनत बहुत करें। अगर मेहनत नहीं कर पा रहे हैं तो मैं कहूंगा कि आप रोजाना योगाभ्यास कीजिए, जिम जाइए, लेकिन मेहनत जरूर कीजिए। जितना पसीना आप बहाएंगे उतना ज्यादा आप सफलता के करीब पहुंचेंगे। एक सिंपल सी रेमेडी देता हूं कि आपको रोजाना आपके घर के पास जो मंदिर हो, कोई भी जिस धर्म को आप फॉलो करते हैं, आपको अपने घर से नंगे पैर मंदिर जाना शुरू कर दीजिएगा। मंगल आपके ऊपर कृपावान हो जाएगा। और जिनके जीवन में मंगल होता है कृपावान, तो समझिए उनके जीवन में सब कुछ मंगल ही मंगल होता है, कुछ भी अमंगल नहीं होता है। ठीक है। मंगल ऊर्जा का प्रतीक है। मंगल का जो कारक तत्व है वो अग्नि है। तो इसलिए जितना ज्यादा आप पसीना बहाएंगे, जितना ज्यादा आप ऊर्जावान रहेंगे, अपनी ऊर्जा को सक्रिय करके रहेंगे, उतना ज्यादा आप सफलता के करीब पहुंचेंगे। इसलिए मेष राशि के जातकों कभी भी मेहनत से कतराना नहीं चाहिए, आलस से कोसों दूर रहना चाहिए। और मंगल आपके घर में कौन है? आपका भाई। तो यदि आप अपने भाई का सम्मान करेंगे, अपने भाई से प्रेम रखेंगे, तो निश्चित रूप से मंगल आपके सपोर्ट में तैयार रहेगा। इसके बाद बात करते हैं कर्क राशि। कर्क यदि आपकी राशि है और स्वामी है चंद्रमा, तो सबसे पहले मैं कहूंगा चंद्रमा का कारक कौन है? चंद्रमा आपके परिवार में कौन है? चंद्रमा है माता जी। तो आपको अपनी माँ का सम्मान बहुत रखना है, माँ का आदर करना है, माँ का सत्कार करना है। और पूर्णमासी के दिन जब फुल मून होता है आकाश मंडल में, तो उसके दर्शन करके आप फुल मून मेडिटेशन कीजिए। चंद्रमा से जो एक चांदनी जो बरसती हम लोग होते हैं, अमृत वर्षा होती है, आप उसको एक्सेप्ट कीजिए। तो निश्चित रूप से आपके जीवन में चंद्रमा की कृपा बनी रहेगी। इसके बाद बात करते हैं हम कुंभ राशि की। कुंभ राशि के स्वामी हैं शनि। शनि कौन है आपके परिवार में? तो आपके घर में जितने भी काम करने वाले लोग हैं, वर्कर हैं, जितने मजदूर हैं, श्रमिक वर्ग है, उन सभी का सम्मान कीजिए, उन सभी का आदर कीजिए। कभी भी किसी के साथ अन्याय मत कीजिए, छल कपट मत कीजिए, मायाचारी मत कीजिए। स्वयं के साथ भी न्याय कीजिए और औरों के साथ भी न्याय कीजिए। इसके अलावा अपने जीवन को अनुशासित तरीके से जिए।
तो शनि आपके साथ खड़ा रहेगा। इसके बाद मीन राशि में स्वामी है गुरु, देवगुरु बृहस्पति। अपने जीवन में किसी भी व्यक्ति को गुरु बना लीजिए। वो आपकी माँ हो सकती है, आपके पिता हो सकते हैं, कोई भी गुरु हो सकते हैं। एकलव्य के गुरु मिट्टी की मूर्ति थी द्रोणाचार्य की। तो ऐसे आप किसी को भी अपना गुरु बना लीजिए, उसके ही मार्गदर्शन में अपने जीवन को आगे बढ़ाइए, गुरु का मान सम्मान रखिए। इसके अलावा जितने भी प्रकार के जो ग्रंथ हैं हमारे, उन सभी को थोड़ा थोड़ा पढ़ना शुरू कीजिए। जब आप स्वाध्याय की तरफ बढ़ेंगे तो देवगुरु बृहस्पति की कृपा आपको बनना प्रारंभ। अगर आप अपने जीवन में देवगुरु बृहस्पति की कृपा प्राप्त करना चाहते हैं तो मैं कहता हूं स्टडी अधिक से अधिक कीजिए। जो हमारे धार्मिक ग्रंथ हैं, पद्म पुराण है, रामायण है, गीता है, इनका स्वाध्याय करना शुरू कीजिए। तो निश्चित रूप से देवगुरु बृहस्पति आपके ऊपर कृपावान बने रहेंगे। तो ये छोटी सी रेमेडी हैं जिनके द्वारा आप अपने जीवन को स्वस्थ, सुखी और समृद्धशाली बना सकते हैं। बिल्कुल। बाकी जो बची राशियां हैं उनके बारे में भी बात कर लेते हैं। ये आपके लिए एक स्पेशल हमने ऐड कर दिया है जितनी राशियां बची हैं। बोनस दे रहे हैं आप। बिल्कुल बोनस है। वृष से शुरू करते हैं। वृषभ राशि के जातक क्या करना है, आपके घर में खास करके जितनी भी महिलाएं हैं आप उनका सम्मान करें। ठीक है, आपकी जो धर्म पत्नी है उसका सम्मान करें। यदि मैं हमेशा बोलता हूं कि यदि पुरुष अपनी पत्नी से ऊंची आवाज में बात कर रहा है तो समझ जाइए कि आप अपने घर की लक्ष्मी का अपमान कर रहे हैं। आप फिर आर्थिक रूप से संकट से ग्रस्त हो जाएं तो इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। आप समझिए, यदि आप अपनी पत्नी से, पत्नी कौन है? शुक्र है। शुक्र की वजह से ही आपके घर में लक्ष्मी आती है, शुक्र की वजह से ही आपकी लाइफ लग्जरी बनती है, शुक्र की वजह से ही आप अपने जीवन में आर्थिक संपन्नता प्राप्त करते हैं। तो यदि आप अपनी पत्नी के साथ अच्छा व्यवहार नहीं रखते हैं तो समझिए कि आपका शुक्र दूषित हो जाएगा। तो वृषभ राशि के जातक खास करके स्त्रियों का सम्मान रखें। और किसी पत्नी की ही वृष राशि हो, मतलब फीमेल की वृष राशि हो, तो वो भी शुक्र उसका पति है। अच्छा भाई, शुक्र जो जुड़ा हुआ है वो प्रेम संबंध जुड़ा हुआ है। ठीक है ना, तो वो अपने पति से बहुत सम्मानजनक तरीके से बात करे। यदि कोई स्त्री, अब मैं बात करूं पत्नियों के लिए भी, पत्नी यदि अपने पति से ऊंची आवाज में बात करे, कलह कलेश करे, तो शुक्र भी खराब होता है, उसका बुध भी खराब होता है, उसका सूर्य भी खराब होता है। अगर कोई पत्नी अपने पति से लड़ाई झगड़ा कर रही है तो निश्चित रूप से आने वाले समय में उसके पिता को कोई ना कोई कष्ट होगा, कोई ना कोई सी बीमारी हो जाएगी पिताजी को, क्योंकि उसके सूर्य को कष्ट हो रहा है। आप ये समझिए कि जब कोई लड़की शादी के पश्चात जब अपने परिवार में नहीं रह पाती है, ससुराल में नहीं रह पाती है, वापस अपने मायके आ जाती है, तो माँ से ज़्यादा कष्ट जो होता है वो पिता को कष्ट होता है। पिता को लगता है कि मेरी बेटी मेरे घर में वापस आ गई शादी के बाद में। तो इसलिए बुध भी खराब, उसका सूर्य भी खराब और शुक्र भी खराब। ऐसे ही बट बेचारी लड़की के साथ ही अगर अन्याय हो तो पिता तो वापस लाएंगे ना। हाँ, मैं वो एक सुरक्षात्मक रवैया हो गया। लेकिन यदि ऐसा झगड़ा चलते रहते हैं तो ये शुक्र ग्रह को दूषित करते हैं, बुध ग्रह दूषित करते हैं। वो तो एक न्याय प्रक्रिया हो गई कि अगर कोई स्त्री ससुराल में जाकर के यदि किसी प्रकार का कोई भी अन्याय झेल रही है तो अन्याय करना भी पाप है और अन्याय झेलना भी पाप है। दोनों ही गलत चीज है। बिल्कुल। ठीक है ना। इसके बाद में हम बात करते हैं वृषभ राशि के जातकों के लिए। तो वृषभ राशि के जातक स्त्रियों को सम्मान कर रखें और रोजाना स्नान जरूर करें, इसका विशेष ध्यान रखें। जितना ज्यादा आप साफ सुथरे रहेंगे उतना ज्यादा शुक्र आपके करीब रहेगा। कभी भी ये नहीं कि आज जो कपड़े पहने वही आपने कल पहन लिए, नहा रही रहें, तो गंदगी में रहोगे तो शुक्र खराब हो जाएगा। आप अपनी लाइफ को कभी भी आर्थिक रूप से संपन्न नहीं कर पाएंगे। इसलिए मैं हमेशा कहता हूं रोजाना स्नान करना बहुत आवश्यक है। और स्नान के बाद में यदि आप अपने शरीर के पंचांगों पर शुद्ध इत्र लगाते हैं तो शुक्र आपके ऊपर कृपावान होना शुरू हो जाता है। हाँ, बाजार में मिलने वाले जो परफ्यूम्स हैं उसमें क्या है, उसमें अल्कोहल है। ठीक है, तो मैं कहता हूं हमेशा कि यदि आप अल्कोहल पीते तो नहीं है लेकिन आप अगर शरीर पर लगा भी रहे हैं तब भी आपका शुक्र खराब होता है और शनि भी खराब होता है। इसलिए ऐसे कोई भी सुगंधी जिसमें अल्कोहल का मिश्रण किया गया हो, ऐसी सुगंधी को अपने शरीर पे मत लगाइए, नहीं तो आपका शुक्र भी खराब होगा और शनि भी खराब होगा। तब क्या करें, तब आपको केवल वे इत्र लगाने चाहिए जो पूरी तरीके से शुद्ध तरीके से बने हुए हैं। तो इत्र का प्रयोग तो कर सकते हैं हम धर्म स्थानों पर, हम अपने मंदिरों में भी परफ्यूम लगाते, हम वहाँ इत्र लगाते हैं क्योंकि इत्र ही है जो शुक्र को स्ट्रॉन्ग करती है। वो ऑयल बेस में होते हैं। तो आप अपने शरीर के 5 अंगों पर, नाभि चक्र, मणिपुर चक्र, हृदय, अनाहत चक्र, विशुद्धि चक्र, दोनों हाथों की कलाइयों पर शुद्ध इत्र लगाइए तो आपका जीवन जो है वो शुक्र की कृपा से भरपूर बना रहेगा। तो वृषभ राशि के जातक के प्रयास कर सकते हैं। इसके बाद मिथुन, स्वामी है बुध,
बौद्धिक क्षमताओं को विकसित करने के लिए पढ़ाई कीजिए, स्टडी कीजिए, और जो बच्चे आपके घर में हैं उनका सम्मान कीजिए जी। साथ ही साथ खर्चों को नियंत्रित कीजिए। और आपके आसपास कोई गरीब बच्चे हैं तो उनको आप जो अध्ययन सामग्री है, स्टेशनरी है, कॉपी किताब है, वो आप उनको गिफ्ट कर सकते हैं, दान दे सकते हैं, तो इससे आपका बुध अच्छा बनता है। ठीक है ना। इसके बाद में कर्क राशि का बता चुके हैं आपको हम, सिंह राशि का बता चुके हैं। कन्या राशि की बात करें तो कन्या राशि का स्वामी बुध है, तो सेम वही उपाय आप करेंगे जो मिथुन राशि के जातक कर रहे हैं। ठीक है। इसके बाद तुला राशि है, तो तुला राशि के जातक स्वामी है शुक्र, तो जो उपाय वृषभ राशि के जातकों के लिए आप वही प्रयास करें कि रोजाना आपको स्नान करना है, साफ सुथरा रहना है, और अपनी वाणी से कभी भी अपशब्दों का प्रयोग नहीं करना है। ये मिथुन राशि के जातकों के लिए भी है। आपकी जो वाणी है वो बुध है। आप यदि अपनी वाणी का उपयोग गलत शब्दों के लिए करेंगे तो इससे आपकी बुद्धि दूषित होगी, और बुद्धि के दूषित होने की वजह से आपका बुध ग्रह खराब हो जाएगा, और बुध ग्रह खराब होने से आपके जीवन में व्यर्थ के खर्चे बढ़ेंगे और व्यापारिक हानि होगी जी। इसलिए हमेशा हमें अच्छे शब्दों का प्रयोग करना चाहिए। तो मिथुन राशि के जातक भी इस बात का ध्यान रखें, और तुला राशि के जातक भी इस बात का ध्यान रखें, कभी भी गाली शब्द का प्रयोग ना करें। ठीक है ना। इसके बाद में फिर वृश्चिक राशि, तो वृश्चिक राशि का स्वामी है मंगल। मेहनत कीजिए, पुरुषार्थ कीजिए, खून पसीना बहाइए, आपके लिए बहुत अच्छा है। जितना ज़्यादा आप पसीना बहाएंगे उतना ज़्यादा आपके लिए कारगर हो, और अपने भाई का सम्मान कीजिए, तो आपके लिए ये कारगर होगा कि मंगल आपके सपोर्ट में हमेशा खड़ा रहेगा। धनु आ गया। हाँ, धनु राशि के स्वामी हैं देवगुरु बृहस्पति। देवगुरु की कृपा प्राप्त कीजिए, अपने जीवन में गुरु बनाइए। जिसके जीवन में गुरु नहीं उसका जीवन शुरू नहीं। ठीक है ना। इसके अलावा हमारे जीवन में देवगुरु बृहस्पति के प्रतीक के रूप में गाय है, तो आप गाय की सेवा कर सकते हैं, तो इससे धनुराशि के जातक अपने जीवन में सफलता प्राप्त कर सकते हैं। गाय का जो सामान्य रंग है वो पीला माना जाता है, सफ़ेद या पीला, तो इसलिए यदि आप गाय की सेवा करेंगे तो आपके जीवन में 33 कोटि देवी देवताओं की आराधना करने का पुण्य मिल जाता है वैदिक परंपरा के हिसाब से, और देवगुरु बृहस्पति की कृपा भी प्राप्त हो जाती है केवल गाय की सेवा करने से। मकर राशि, मकर राशि के स्वामी हैं शनि, तो वही जो प्रयास हमने बताया कुंभ राशि के जातकों के लिए कि आप स्वयं के प्रति भी न्याय कीजिए, दूसरों के प्रति भी न्याय कीजिए, और आपसे जो छोटे लोग हैं उनके प्रति कभी भी अपमान मत कीजिए, उनके प्रति कभी अन्याय मत कीजिए। आप उनका सम्मान रखेंगे तो निश्चित रूप से शनि आपके सपोर्ट में खड़ा रहेगा। 11वीं और 12वीं कुंभ राशि के बारे में बता चुके हैं और मीन राशि के बारे में बता चुके हैं जी। तो यदि सभी राशि के जातक अपने अपनी राशि के अनुसार जो उपाय निर्दिष्ट हैं यदि वे उपाय करते हैं तो निश्चित रूप से आप अपने जीवन को सफलता के पथ पे आगे बढ़ा सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद स्वामी जी। काफ़ी आज तो हमने विस्तार से चर्चा की है राशियों पर, और आपने हमारे दर्शकों को बोनस भी दे दिया है बाकी के राशियों की जो रेमेडीज़ हैं वो बताकर। बहुत बहुत धन्यवाद। आपको कैसा लगा पॉडकास्ट मुझे बताते हुए जाइएगा। आखिर में बस एक बात मैं आपसे कहना चाहूँगी, आप भले ही बहुत स्ट्रॉन्ग राशि, बहुत स्ट्रॉन्ग नक्षत्र, बहुत ज़्यादा पावरफुल बर्थ चार्ट लेकर आए हूँ, लेकिन कर्म बहुत वैल्यू करते हैं, मैटर बहुत करते हैं कर्म। ऐसा भी हो सकता है कि क्या पता आप सिंह राशि के जातक हो, सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा है, लेकिन पिता की इज्जत ना करते हो या फादरली फिगर की इज्जत ना करते हो, सब कुछ ख़त्म हो जाएगा, धीरे धीरे नष्ट होता चला जाएगा, क्योंकि आपके कर्म वहाँ आड़े आ जाएंगे। और श्री कृष्ण कहते हैं ना कि कर्म सबसे पहले हैं, तो अपने कर्मों को अच्छा रखते हुए आपको जो भी राशि मिली है उसके अनुसार कर्म करिए, फिर देखिए कि कैसे आपका भाग्योदय भी होगा, आप बहुत आगे भी जाएंगे, आध्यात्मिक उन्नति भी करेंगे। जुड़े रहिए स्पीकिंग ट्री के साथ। नमस्कार।